जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तक एक ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार के हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। यानी कि उत्तक है जो एक कोशिकाओं का समूह है। यह समान उत्पत्ति, समान संरचना के और कार्य के दृष्टि से मिलकर के बनते हैं और विभिन्न उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, विभोज्योतिकी उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे इसमें अंतर लिखेंगे कि विभोज्योतिकी उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसकी कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती है। जबकि अस्थायी उत्तक का निर्माण विभोज्योतिकी उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप होता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मृद उत्तक कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक में पाया जाता है मृद उत्तक, और कुछ ऐसे मृद उत्तक होते हैं जो क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, स्थूलकोण उत्तक के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। स्थूलकोण उत्तक के पहला कार्य लिखेंगे कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और दूसरा कार्य कि जब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। यानी कि जब स्थूलकोण उत्तक में क्लोरोप्लास्ट होता है तब यह भोजन का निर्माण करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि यह उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृद उत्तक, दूसरा स्थूलकोण उत्तक और तीसरा दृढ़ उत्तक। प्रश्न है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती है? यानी कि उसकी कोशिकाएं मरी हुई क्यों कहलाती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि दृढ़ उत्तक में जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि उसको मजबूती प्रदान करता है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इसी कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। यानी कि दृढ़ उत्तक में एक प्रकार का लिग्निन पदार्थ पाया जाता है जो उसको सीमेंट की तरह जमा देता है और उसमें कोई भी शेष स्थान नहीं बचता है। इसी के कारण इसकी कोशिकाएं होती है जो मृत होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? इसका उत्तर लिखेंगे कि दृढ़ उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यह पौधों के सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। प्रश्न है, कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनके बाहरी उत्तक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका का निर्माण करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल उत्तक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती है। इसीलिए जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल उत्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम के 4 अवयव होते हैं। पहला वाहिनिकाओं,
तो इसका कार्य लिखेंगे कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। और दूसरा इसके अवयव है वाहिकाओं, तो इसका कार्य लिखेंगे कि यह भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। और तीसरा अवयव है जाइलम तंतु, तो इसका कार्य लिखेंगे कि यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और इसका चौथा अवयव है जाइलम मृदुतक, तो इसका कार्य लिखेंगे कि यह भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। प्रश्न है फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखेंगे कि फ्लोएम के भी 4 अवयव पाए जाते हैं, यानी कि फ्लोएम का भी निर्माण 4 तत्वों से होता है। तो पहला है चालनी कोशिकाएं, इसका कार्य लिखेंगे कि इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधों की वृद्धि क्षेत्र में पाया जाता है। फिर दूसरा सह कोशिकाएं कि यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करती है। और तीसरा अवयव है फ्लोएम तंतु, तो लिखेंगे कि ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और चौथा है फ्लोएम मृद ऊतक, तो इनमें भोजन संचित रहता है, ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है एपिथेलियमी ऊतक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। एपिथेलियम ऊतक का पहला कार्य लिखेंगे कि यह विसरण, स्रवण तथा अवशोषण में सहायक होते हैं। और दूसरा कि यह ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी अस्तर का निर्माण करती है। और तीसरा कार्य कि इस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। प्रश्न है संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि संयोजी ऊतक यह विभिन्न अंगों और ऊतकों को समृद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। और फिर उसके बाद संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा पहला एरियोलर ऊतक और दूसरा एडिपोज ऊतक। 15 नंबर प्रश्न है एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। इसका पहला कार्य लिखेंगे कि यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। और दूसरा कार्य कि यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे कि टेंडन मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि जो टेंडन होता है वह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है और जो लिगामेंट होता है वह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न है वसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। इसका पहला कार्य लिखेंगे कि यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। दूसरा कार्य कि यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। तीसरा कार्य कि यह इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचयन से शरीर मोटा हो जाता है। और चौथा कार्य कि यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि रक्त का अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसीलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। प्रश्न है लसिका क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लसिका एक वर्णहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि रेखित पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इनमें एक ऐच्छिक गति होती है, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और दूसरा कि
आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं है, इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि रेखित पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती है, इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसीलिए इसको ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। यानी कि जो तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य है वह यही है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजना। 23 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका कहते हैं। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। अब इसका लास्ट 24 नंबर प्रश्न है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के क्या कार्य है? इसका उत्तर लिखेंगे कि आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होती है। यहाँ पर सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और यदि आप लोग इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के भी हल देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द ही इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।